जय गुरु स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अमृता दत्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, योगता सत्संग महाविद्यालय। आज के इस वीडियो में आप सविनय अयोग्य आंदोलन के बारे में जानेंगे। ये जो टॉपिक है ये सेमेस्टर 6 का है, CC 13 इसका पेपर है और अक्सर इस टॉपिक से भी सवाल आता है, तो आप लोगों को ये जानना चाहिए कि सविनय अयोग्य आंदोलन क्या है, उसके प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है। तो इसके महत्व और इसके प्रमुख तथ्यों में उसके सबसे पहले तो हम लोग सविनय अयोग्य आंदोलन के कारण, महत्व और प्रभाव के बारे में जानेंगे। इसके पृष्ठभूमि, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन के प्रमुख निर्णय क्या थे, सविनय अयोग्य आंदोलन के मांग क्या थी, आंदोलन प्रारंभ होना, सरकार का दमन चक्र क्या था। साथ में ही हम लोग गांधी इरविन समझौता के बारे में जानेंगे और सविनय अयोग्य आंदोलन के कार्यक्रम, प्रगति, प्रभाव और महत्व के बारे में कुछ जानकारी अर्जित करेंगे। तो चलिए हम लोग ये जानते हैं कि सविनय अयोग्य आंदोलन है क्या। तो 1929 ईस्वी में लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी ने गांधी जी को यह अधिकार दिया कि वह सविनय अयोग्य आंदोलन आरंभ करे। तदनुसार 1930 में साबरमती आश्रम में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई। इसमें एक बार पुनः यह सुनिश्चित किया गया कि गांधी जी जब चाहे जैसे चाहे सविनय अयोग्य आंदोलन आरंभ करें। साइमन कमीशन का जो बहिष्कार हुआ था, इस आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु थी। आंदोलन के दौरान जनता के उत्साह को देखकर यह लगने लगा अब एक आंदोलन आवश्यक है। सरकार ने मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अस्वीकार कर दी थी, जिसमें असंतोष व्याप्त था। चौरी चौरा कांड को एकाएक रोकने से निराशा फैली थी। उस निराशा को दूर करने में भी आंदोलन का आवश्यक प्रतीत हो गया। 1929 की आर्थिक मंदी भी एक कारण थी। क्रांतिकारी आंदोलन को देखते हुए गांधी जी को डर था कि कहीं समस्त देश हिंसक आंदोलन की ओर न बढ़ जाए, अतः उन्होंने नागरिक अयोग्य आंदोलन चलाना आवश्यक समझा। देश में सांप्रदायिकता की आग भी फैल रही थी, इसे रोकने में भी आंदोलन आवश्यक था। सविनय अयोग्य आंदोलन की पृष्ठभूमि, दिसंबर 1928 ईस्वी में कलकत्ता में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उसमें नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया तथा सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया कि 31 दिसंबर तक नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया तो अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, नेहरू रिपोर्ट में औपनिवेशिक स्वराज्य के लक्ष्य का उल्लेख किया गया था, परंतु ब्रिटिश सरकार ने इस मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप 1929 ईस्वी में लाहौर में रावी नदी के तट पर कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ। लाहौर अधिवेशन के महत्वपूर्ण निर्णय, कांग्रेस विधान में पहली बार स्वराज शब्द का अर्थ पूर्णतः किया गया। नेहरू रिपोर्ट में वर्णित सभी योजनाओं को समाप्त कर दिया गया। सभी कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता अपनी संपूर्ण शक्ति भारत की पुनः स्वाधीनता प्राप्त करने की दिशा में लगाए। सभी कांग्रेसी अथवा स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले लोग भविष्य में होने वाले चुनावों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाग नहीं लेंगे तथा वर्तमान में जो काउंसिलों के सदस्य हैं वे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे देंगे। महासमिति को यह अधिकार दिया गया कि ब्रिटिश सरकार से यथासंभव स्वेच्छापूर्वक किसी भी प्रकार का सहयोग न करे और आवश्यकता पड़ने पर सविनय अयोग्य और चकबंदी कार्यक्रम आरंभ करे। 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वाधीनता दिवस मनाया जाए। पुनः स्वराज्य को स्थापना हेतु ब्रिटिश सरकार से कोई समझौता न किया जाए। लाहौर अधिवेशन के इन निर्णयों से 26 जनवरी को भारत के कोने कोने में स्वाधीनता दिवस मनाया जाने लगा। सविनय अयोग्य आंदोलन का रूप क्या था? तो 30 जनवरी 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने पत्र यंग इंडिया में वायसराय के सम्मुख 11 मांगे रखी और शासन की चेतावनी दी कि यदि वह मांगे नहीं मानता है तो उसे एक सशक्त आंदोलन का सामना करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। सविनय अयोग्य आंदोलन में कुछ मांगे थी जो ब्रिटिश सरकार के समक्ष गांधी जी ने रखा था। वो 11 मांगे थी इस तरह का, जैसे कि संपूर्ण मद्य निषेध होना चाहिए, विनिमय की दर घटाकर एक सीलिंग 4 पेंस रख दी जाए, जमीन का लगान आधा कर दिया जाए और उस पर काउंसिल का नियंत्रण रहे, नमक कर को समाप्त कर दिया जाए,
सेना के खर्च में कम से कम 50% की कमी हो, बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों का वेतन आधा कर दिया जाए, विदेशी कपड़ों के आयात पर निषेध कर दिया जाए, भारतीय समुद्र तट केवल भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित हो, सभी राजनीतिक बंदी छोड़ दिए जाए, सभी राजनीतिक मामले उठा लिए जाए और निर्वासित भारतीयों को देश में वापस आने दिया जाए, गुप्तचर पुलिस को उठा लिया जाए या उस पर जनता का नियंत्रण रहे। ये सारी मांगे थी जो गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के समक्ष रखी थी। परंतु आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने भी दिया जाए, परंतु सरकार ने इस मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया और 14, 15 और 16 फरवरी को कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की बैठक साबरमती में हुई। इस बैठक में कार्यकारिणी समिति ने सविनय अयोध्या आंदोलन प्रारंभ करने के संबंध में एक प्रस्ताव पास किया। इस आंदोलन के स्वरूप, निर्धारण, संचालन एवं नेतृत्व आदि का कार्य गांधी जी को सौंपा गया। आंदोलन प्रारंभ होने के बाद 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रातः 6:30 में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के उद्देश्य से अपने चुने हुए 79 साथियों को लेकर गुजरात के समुद्र तट पर स्थित डांडी नामक गांव को प्रस्थान किया और 6 अप्रैल को उन्होंने डांडी समुद्र तट पर स्वयं नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह का श्री गणेश किया। डांडी यात्रा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से की। गांधी जी के इस कार्य से देश भर में अपूर्व उत्साह और जोश की लहर फैल गई। स्थान स्थान पर नमक बनाकर ब्रिटिश कानून की धज्जियां उड़ाई गई। मध्य प्रदेश में जंगल कानून और कलकत्ता में सेडिशन कानून का उल्लंघन किया गया। सर्वत्र हड़तालों और प्रदर्शनों की धूम मच गई। जगह जगह सार्वजनिक सभाएं हुई। कलकत्ता, मद्रास, पटना, कराची, दिल्ली, नागपुर और पेशावर आदि स्थानों में प्रदर्शनों और हड़तालों का अत्यधिक जोश था। सैकड़ों सरकारी कर्मचारियों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी। अनेक विधायकों ने काउंसिल से त्याग पत्र दे दिया। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप महिलाओं ने शराब और अफीम की दुकानों पर धरने दिए तथा उनके गुंडों को मार भगाया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। नवयुवकों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को त्याग कर राष्ट्रीय शिक्षा को अपनाया। कहीं कहीं किसानों ने लगान देना बंद कर दिया। बंबई में अंग्रेज व्यापारियों की मिलें बंद कर दी गई। गांधी जी के आह्वान पर लोगों ने जाति भेद व छुआछूत को समाज से समाप्त कर देने का बीड़ा उठाया। समस्त सरकारी कार्य ठप हो गए। जून 1930 ईस्वी तक सारा देश विद्रोह के पथ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा था। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन में पूर्ण तटस्थता की नीति का पालन किया, परंतु सीमा प्रांत में राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार ने और जमियात उल उलमाए हिंद के हजारों अनुयायियों ने इस आंदोलन में भाग लिया। सरकार का दमन चक्र इसी टाइम शुरू हो गया था। सरकार ने देशव्यापी आंदोलन के दमन के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। कांग्रेस गैर कानूनी संस्था घोषित कर दी गई। आंदोलन आरंभ भी नहीं होने पाया था कि उससे पहले ही हजारों स्वयंसेवक किसी न किसी बहाने जेलों में डाल दिए गए। सुभाष चंद्र बोस की 1 वर्ष के लिए कारागार में भेज दिया गया। गांधी जी की दांडी यात्रा के बाद तो सरकार ने आंदोलन को निर्ममता पूर्वक कुचलना शुरू कर दिया। लाठी गोली चलाना अपना दैनिक कार्य वहां के पुलिसकर्मियों ने अपना लिया। कलकत्ता और पेशावर आदि स्थानों में स्वयंसेवकों की टोली पर गोलियों और बमों की वर्षा की गई, परंतु जनता के उत्साह के कारण आंदोलन थमने का नाम ही नहीं लेता था। 5 मई को सरकार ने गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि नेताओं सहित हजारों लोगों की बंदी बना लिया। 1931 ईस्वी के प्रारंभ में लगभग 90,000 व्यक्ति जेलों में बंद थे और सरकार ने 67 समाचार पत्रों का प्रकाशन बंद कर दिया। महिलाओं के साथ भी इसी प्रकार की कठोरता का बर्ताव किया गया। बोर्दस में पुलिस ने 21 जनवरी 1931 ईस्वी को औरतों को गिराकर अपने बूटों यानी अपने जूतों से उनके सीने कुचलकर उन्हें मार दिया। कर बंदी आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने संपत्ति को ग्रहण किया, कुर्की की, जिससे कई गांव बिल्कुल उजड़ गए।
गांधी इरविन समझौता भी इसी समय हुआ। जब सरकार सख्ती से आंदोलन का दमन नहीं कर पाई तो उसने समझौते के लिए हाथ बढ़ाया। तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर जयकर आदि ने समझौते का प्रयत्न किया। अतः जनवरी 1931 ईस्वी में गांधी जी को कुछ मान्य नेताओं को कारावास से मुक्त कर दिया गया। इसी वर्ष 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत आंदोलन समाप्त कर दिया गया। इन समझौते में कुछ शर्तें थीं जिनके अनुसार सरकार ने यह स्वीकार किया कि वह सभी अध्यादेशों व मुकदमों को वापस ले लेंगी और अहिंसात्मक आंदोलन करने वाली सभी कैदियों को रिहा कर देगी। समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों को बिना कर दिए नमक बनाने की अनुमति दी गई। सविनय अयोग्य आंदोलन के कार्यक्रम क्या थे, ये भी आपको जानना चाहिए कि सविनय अयोग्य आंदोलन के कार्यक्रमों में विनय के साथ गलत कानून की अवज्ञा करना था। नमक कानून से भारतीय असंतुष्ट थे, अतः प्रत्येक ग्राम में नमक कानून तोड़कर नमक बनाया गया। विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल जाना छोड़ दिया। सरकारी कर्मचारियों ने नौकरी त्याग दी। शराब, अफीम एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों में स्त्रियों ने धरना दिया। जगह जगह विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। जनता ने सभी प्रकार के गलत करों को ना देने का फैसला किया। सविनय अयोग्य आंदोलन की क्या प्रगति हुई? यह प्रथम ऐसा आंदोलन था जिसमें प्रथम बार महिलाओं ने भारी संख्या में सशक्त भागीदारी अंकित की। शराब की दुकानों पर धरना दिया। दिल्ली में ही धरना देने के लिए 1600 स्त्रियों को कैद किया गया। भारत में जगह जगह नमक कानून तोड़ा गया और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। खान अब्दुल गफ्फार खान सेमान गांधी के नेतृत्व में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की गई। यह संगठन लाल कुर्ती के नाम से प्रख्यात हुआ। नागालैंड की 13 वर्षीय रानी गोडी नेहरू ने विद्रोह का झंडा उठाया। उसे 1932 में आजीवन कारावास की सजा दी गई। इस प्रकार समस्त भारत में आंदोलन का तीव्रता के साथ प्रसार हुआ। लगभग 90,000 से अधिक सत्याग्रही एवं प्रमुख कांग्रेसी नेता गिरफ्तार हुए। सविनय अयोग्य आंदोलन का जो प्रभाव था वो भी बहुत महत्वपूर्ण था। तीव्र एवं देशव्यापी आंदोलन ने एक और समस्त भारत में राष्ट्रीय चेतना एवं उत्साह का संचार किया, तो दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार चिंतातुर हुई। वायसराय लॉर्ड इरविन एवं ब्रिटिश सरकार ने समस्या के समाधान हेतु विभिन्न राजनीतिक दलों से वार्ता हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाने का फैसला किया। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये थी कि सविनय अयोग्य आंदोलन के अत्यंत व्यापक एवं दूरगामी प्रभाव हुए, जो इस आंदोलन में पहली बार बड़ी संख्या में भारतीयों ने भाग लिया, जिसमें मजदूर व किसानों से लेकर उच्च वर्गीय लोग तक थे। इस आंदोलन में कर बंदी को प्रोत्साहन दिए जाने के फलस्वरूप किसानों में भी राजनीतिक चेतना एवं अधिकारों की मांग के लिए संघर्ष करने की क्षमता का विकास हुआ। इस आंदोलन के फलस्वरूप जनता में निर्भयता, स्वावलंबन और बलिदान के गुण उत्पन्न हो गए, जो स्वतंत्रता की नींव थी। जनता ने अब समझ लिया कि युगों से देश के दुखों के निवारण के लिए दूसरों का मुख ताकना एक भ्रम था। अब अंग्रेजों के वायदों और सद्भावना में भारतीय जनता का विश्वास नहीं रहा। अब जनता की सारे वर्ग स्वतंत्रता चाहने लगे थे। हालांकि ये जो वीडियो है और जितनी भी वीडियो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ संक्षिप्त में दी गई है। इसके बाद भी कई वीडियो आपके पास आएंगे जिसमें आप इसके विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे।